हेलो स्टूडेंट, चैप्टर 15 बायोडायवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन चल रहा है और इस चैप्टर के प्रीवियस वीडियो में हमने लास्ट टॉपिक जो कवर किया था वो था हैबिटेट लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी। बायोडायवर्सिटी का लॉस कैसे होता है उसके बारे में हमने डिटेल में स्टडी किया और 4 मेन फैक्टर्स स्टडी किए जो फैक्टर्स बायोडायवर्सिटी लॉस के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं। तो बायोडायवर्सिटी लॉस के लिए 4 मेन फैक्टर्स जो हैं उन सभी को मिलाकर हम बोलते हैं एविल क्वार्टेट। एविल क्वार्टेट जिसके अंदर फर्स्ट हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। सबसे मेन फैक्टर जो बायोडायवर्सिटी के लॉस के लिए रेस्पॉन्सिबल था ये था हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। सेकंड ओवर एक्सप्लॉयटेशन। थर्ड invasion of alien species। fourth को-एक्सटिंक्शन। ठीक है, 4 मेन फैक्टर जो लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़े थे और आपने नोट्स बना लिए होंगे, इनके दोबारा नहीं बनाने हैं। हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन में कुछ फैक्ट्स पढ़े थे कि 14% जो फॉरेस्ट कवर होता था वो 6% बच गया है। एंडेमिक स्पीसीज, उसमें एक टर्म आई है एंडेमिक स्पीसीज, उसका मतलब होता है ऐसी स्पीसीज जो एक पर्टिकुलर एरिया में ही प्रेजेंट होती हैं, हर जगह प्रेजेंट नहीं होती हैं, उनको हम एंडेमिक स्पीसीज बोलते हैं। तो वो एंडेमिक स्पीसीज भी हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन से गायब हो रही हैं। ओवर एक्सप्लॉयटेशन के कारण भी बहुत सारी स्पीसीज गायब हो रही हैं, जिनमें एग्जाम्पल स्टीलर सी काउ, पैसेंजर पीजन, ये सभी पढ़े थे हमने। इन्वेजन ऑफ एलियन स्पीसीज मतलब एक ऐसी स्पीसीज को वहाँ पर इंट्रोड्यूस करना जो वहाँ की नहीं है। उसको इंट्रोड्यूस करने से क्या होता है, उसके नेचुरल प्रीडेटर उस इकोसिस्टम में प्रेजेंट नहीं होते और वो खुद एक प्रीडेटर की तरह काम कर सकती है या फिर वहाँ की नेटिव जो स्पीसीज हैं उनके साथ फूड और न्यूट्रिएंट के लिए compete कर सकती है। तो इस तरह के कंपटीशन में जो नेटिव स्पीसीज होती हैं, वहाँ की जो ओरिजिनल पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे कम होने लगती हैं और हैबिटेट और बायोडायवर्सिटी का लॉस होने लगता है। इसी तरह हमने पढ़ा था इन्वेजन ऑफ एलियन स्पीसीज। एलियन स्पीसीज आएंगी वहाँ से, वो compete करती है, ठीक है, हो गया। को एक्सटिंक्शन का मतलब ये है कि जब 2 स्पीसीज एक दूसरे से ऑब्लिगेटरी मैनर में लिंक्ड हों, एक दूसरे पर डिपेंडेंट हों, तो उनमें से कोई एक स्पीसीज जब गायब होती है तो दूसरी भी उसके साथ साथ गायब हो जाती है, जैसे प्लांट पॉलिनेटर और दूसरा एग्जाम्पल था फिश और उसका पैरासाइट। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमने पढ़ी थी। अब हम नेक्स्ट पार्ट इस चैप्टर का स्टार्ट कर रहे हैं आज के वीडियो का। तो इसमें हम पढ़ेंगे व्हाई शुड वी कंजर्व बायोडायवर्सिटी। ठीक है, हमारे पास रीजन होने चाहिए कि हमें बायोडायवर्सिटी क्यों कंजर्व करनी है। तो उसके रीजन क्या क्या हैं वो देखें आप। बायोडायवर्सिटी को हमें कंजर्व क्यों करना चाहिए उसके रीजन पढ़ेंगे। तो हम बायोडायवर्सिटी, अगर आपसे पूछें कि बायोडायवर्सिटी को हम कंजर्व क्यों करें तो आप क्या बताएंगे?
हमें बायोडाइवर्सिटी से, फॉरेस्ट से और भी जो जितने टाइप के इकोसिस्टम्स हैं उनमें प्रेजेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म से हजारों टाइप के प्रोडक्ट्स मिलते हैं। इसलिए वो हमारी लाइफ को सपोर्ट करते हैं और हमें उस बायोडाइवर्सिटी को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए। ठीक है। दूसरा, आप ऐसे भी कह सकते हैं कि हमें बायोडाइवर्सिटी के अलग अलग टाइप के जो प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं और वो ऑक्सीजन हम यूज करके रेस्पिरेशन कर रहे हैं, इसलिए भी हमें बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना चाहिए। ठीक है। और तीसरा, एक इथिकल आर्ग्यूमेंट भी हम दे सकते हैं कि जितने भी टाइप की लिविंग ऑर्गेनिज्म इस अर्थ के ऊपर प्रेजेंट हैं वो हमारे साथ इस इकोसिस्टम को शेयर कर रही हैं, तो हर एक स्पीसीज की अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। उसकी वैल्यू को समझते हुए हमें उसको ओवर एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए, किल नहीं करना चाहिए और हमें बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना चाहिए। तो ये तीनों टाइप के जो आर्ग्यूमेंट है इनको हम 3 मेन कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है। वाई शुड वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी? ब्रॉडली यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट। ब्रॉड यूटिलिटी बायोडाइवर्सिटी की क्या है कि हमें बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना चाहिए। सेकेंड, नैरो यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट। छोटी छोटी चीजें क्या हैं जो हमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट करती हैं, जिसके लिए हमें बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना चाहिए। और इथिकल आर्ग्यूमेंट। इथिक्स हम एक स्पीसीज के तौर पर, हम इवोल्व स्पीसीज इस अर्थ पर हैं, सेल्फ कॉन्शियसनेस वाले स्पीसीज इस अर्थ पर हैं, तो हमें इस बारे में जरूर सोचना चाहिए कि हर एक टाइप की लिविंग ऑर्गेनिज्म का यहाँ इकोसिस्टम में एक पर्टिकुलर रोल होता है और उस इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए, उस इकोसिस्टम को स्टेबलाइज रखने के लिए हमें स्पीसीज को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो हम एक एक को स्टडी करेंगे क्यों हमें बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना चाहिए। ठीक है। तो ब्रॉड यूटिलिटी का मतलब ये है कि बहुत बड़े स्केल पर या बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस की क्या क्या चीज़ें हैं जो कि हमें प्रोवाइड करती हैं बायोडाइवर्सिटी, उनको हमें किस तरह से कंजर्व करना चाहिए। ठीक है। तो इसके जो ब्रॉड यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट्स हैं इसमें क्या क्या है? हमें फॉरेस्ट को, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना चाहिए क्योंकि वहाँ पर जो प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन को बाई प्रोडक्ट की फॉर्म में रिलीज करते हैं और वो ऑक्सीजन हमें रेस्पिरेशन में हेल्प करती है। तो एक बहुत ही बड़ा और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हो गया हमारी लाइफ का कि हमें सर्वाइव करने के लिए बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना चाहिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म को कंजर्व करना चाहिए, प्लांट्स को डिफॉरेस्टेशन को रोकना चाहिए ताकि वो फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन प्रोवाइड करें और हम ब्रीथिंग में, रेस्पिरेशन में उसको यूज कर सकें। ऑटो प्रोवाइडेड बाई प्लांट्स, ये ब्रॉड है। अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट, लंग्स ऑफ प्लेनेट, प्लेनेट के लंग्स हैं, मतलब सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन इस एटमॉस्फेयर में जो रिमूव कर रहे हैं और अमेजोनियन रेन
फॉरेस्ट हैं जो टोटल की 20% ऑफ ऑक्सीजन रिलीज इन एनवायरनमेंट इज प्रोड्यूस्ड बाय अमेज़न रेन फॉरेस्ट, so we must conserve them, we must conserve the biodiversity present in them। ठीक है, समझे आप? तो अमेज़न रेन फॉरेस्ट में O2 सबसे ज्यादा निकलती है, these are the regions of maximum species रिचनेस, वहाँ पर स्पीसीज डाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा है धरती, इसलिए वो इकोसिस्टम को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। क्योंकि हमने पहले पढ़ा है कि जितनी ज़्यादा स्पीसीज रिचनेस होगी उतने ही वेल मेंटेन्ड वो इकोसिस्टम होगा, उतनी ही स्टेबिलिटी उस इकोसिस्टम की होगी। ठीक है, इसलिए अमेज़ोनियन रेन फॉरेस्ट को जिनको लार्ज स्केल पर डिफॉरेस्टेशन किया जा रहा है उसको हमें रोकना चाहिए, कंजर्व करना चाहिए, क्योंकि हमें वो ऑक्सीजन देते हैं, हमें वो स्पीसीज रिचनेस देते हैं जिससे कि स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। ठीक है, दूसरा प्लांट्स को पोलिनेशन करने के लिए जो मोस्ट ऑफ द पोलिनेशन इंसेक्ट करते हैं, और इंसेक्ट में से भी टोटल का 80% पोलिनेशन हनी बी करती है प्लांट्स में। अगर हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करेंगे तो पोलिनेटर्स को भी कंजर्व करेंगे, मतलब इंसेक्ट्स को भी कंजर्व करेंगे, जिससे पोलिनेशन इजीली होता जाएगा और हमारे लिए जो फूड प्रोडक्ट है वो प्लांट से ऑब्टेन होते रहेंगे। अदरवाइज अगर पोलिनेशन नहीं होगा तो आप खुद समझ सकते हैं कि कैसे पोलन ग्रेन को कोई ट्रांसफर करेगा, कैसे फर्टिलाइजेशन से प्रोडक्ट बनेगा जिसको कि हम अपने लिए यूज कर सकते हैं। इसलिए प्लांट पोलिनेटर ऑर्गेनिज्म जो कि प्लांट में पोलिनेशन करते हैं वो भी ब्रॉड यूटिलिटी के ऑर्गेनिज्म हैं। इसलिए ये दूसरा आर्ग्यूमेंट है, ऑक्सीजन पहला आर्ग्यूमेंट है और पोलिनेटर्स ऑफ प्लांट दूसरा आर्ग्यूमेंट है। तीसरा क्या है? नेचर को एंजॉय करना, वेदर को एंजॉय करना, ये सब आते हैं एस्थेटिक प्लेजर। एस्थेटिक प्लेजर का मतलब क्या है? सोचिए अगर हम इसी स्पीड से फॉरेस्ट को, इसी स्पीड से नेचर को डिस्ट्रॉय करते रहे तो क्या फ्यूचर की जनरेशन को इस तरह का नज़ारा देखने को मिलेगा कि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, चारों तरफ पानी भरा हुआ है, फ्लड वाला पानी नहीं, नॉर्मल, और प्लांट से पानी टपक रहा है बारिश रुकने के बाद, ऐसे मौसम में हम वहाँ पर घूम रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, तो ये एक तरह का एस्थेटिक प्लेजर है। किसी गार्डन में जहाँ पर फ्लावर्स हैं वहाँ पर हम घूम रहे हैं तो हमें एक अलग से पीस फील होता है, तो वो एक एस्थेटिक प्लेजर है। अगर हम बायोडाइवर्सिटी को इस तरह से डिस्ट्रॉय करते रहे तो हम एक दिन एस्थेटिक प्लेजर को भी खो देंगे। हमें नेचर का फॉर्मेशन भी आर्टिफिशियली करना पड़ेगा, आर्टिफिशियल नेचर से काम चलाना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए उसको भी कंजर्व करना बहुत ही जरूरी है हमारे। तो ये तीन चीज़ें हैं, एस्थेटिक प्लेजर एक, प्लांट के पोलिनेटर्स दो, और अमेज़ोनियन रेन फॉरेस्ट से ऑक्सीजन मिलना तीन। ये तीनों ब्रॉड यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट हैं कि हमें बायोडाइवर्सिटी कंजर्व क्यों करनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद नैरो यूटिलिटी आर्ग्यूमेंट क्या है? हमें इसलिए फॉरेस्ट को और बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना चाहिए क्योंकि हमें फॉरेस्ट से हजारों तरह की चीज़ें ऑब्टेन होती हैं, भले वो फ्यूल वुड हो, टिम्बर वुड हो, गम हो, रेजिन हो, एल्केलॉइड्स हो, मेडिसिन हो, तो हजारों तरह के प्रोडक्ट हमें फॉरेस्ट से मिल रहे हैं, स्पाइसेज हों, इन सभी को
कंटिन्यूसली हम ऑब्टेन करते रहें, इसके लिए ये जरूरी है कि हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करें। ये नैरो यूटिलिटी का आर्गुमेंट हो गया फर्स्ट। सेकेंड, मेडिसिनल तौर पर प्लांट्स बहुत ही यूजफुल होते हैं, मेडिसिन के सोर्स होते हैं अलग अलग टाइप की डिजीज को ट्रीट करने के लिए। तो टोटल मेडिसिन जितनी भी बन रही हैं ह्यूमंस की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, डिजीज से फाइट करने के लिए, उनमें से 25% जो मेडिसिन है वो डायरेक्टली प्लांट से ऑब्टेन हो रही है। और अगर हम ऐसे ही डिफॉरेस्टेशन करते रहे तो ये 25% मेडिसिन तो सबसे पहले खत्म हो जाएगी, इनकी अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। इसलिए हमें बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना चाहिए, ठीक है। और ये 25% स्पीसीज, 25% मेडिसिन प्लांट की अबाउट 25,000 स्पीसीज से ऑब्टेन होती है। 25,000 स्पीसीज से पूरी जो अलग अलग टाइप की सारी मेडिसिन हैं वो 25% हमें ऑब्टेन हो रही हैं। इसलिए भी हमें बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना चाहिए, ठीक है। बायो प्रोस्पेक्टिंग क्या होता है? एक छोटी सी डेफिनेशन है। What is bioprospecting? Bioprospecting is the science of exploring the genetics, the cell biology, and other anatomy, other fields of medicinal plants. जिन प्लांट से हमें मेडिसिन मिलती हैं उनके बारे में डिटेल स्टडी करना, जिससे कि हमें और यूजफुल प्रोडक्ट मिल सके, उसको हम बायोप्रोस्पेक्टिंग बोलते हैं। तो ये भी नैरो यूटिलिटेरियन आर्गुमेंट में है, ठीक है। और तीसरा है इथिकल एथिक्स। हर एक स्थिति, भले ही वो प्लांट की हो, एनिमल की हो, बहुत छोटे से लेकर बहुत बड़े एनिमल तक की, हर एक स्पीसीज की अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू है। इस इकोसिस्टम में अपना एक प्लेस है, इस इकोसिस्टम में उसकी डिपेंडेंस है, वो हमारे लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यूजफुल भी है, ठीक है। तो हर एक स्पीसीज की इंट्रिंसिक वैल्यू को हमें समझना चाहिए, क्योंकि ह्यूमन्स यहाँ पर मोस्ट इवोल्व ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें सेल्फ कॉन्शियसनेस है। तो हमें तो कम से कम ये समझना चाहिए कि हर स्पीसीज का अपनी वैल्यू है, इसलिए किसी भी स्पीसीज को हमें डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए। कोशिश करें कि वो स्पीसीज यहाँ पर कंटिन्यू करें, ताकि हम अगली जनरेशन जो आएंगी उनको भी इस तरह के एस्थेटिक प्लेजर के बारे में बता पाएँ, वो भी इस तरह के एस्थेटिक प्लेजर को फील कर पाएँ। क्योंकि जिस स्पीड से बायोडाइवर्सिटी का लॉस चल रहा है, अगर इस स्पीड से चलेगा तो फ्यूचर जनरेशन को बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें 3 रीजन है कि क्यों हमें बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना चाहिए। तो 3 रीजन कौन कौन से एक बार फटाफट देख लीजिए। ब्रॉड यूटिलिटेरियन, नैरो यूटिलिटेरियन, इथिकल आर्गुमेंट। ब्रॉड यूटिलिटेरियन में आप मेनली 3 चीज़ों को पढ़ें। ऑक्सीजन, जो कि हमें बहुत एसेंशियल गैस है रेस्पिरेशन के लिए। अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट टोटल ऑक्सीजन का 20% बनाते हैं। दूसरा, पोलिनेटर कंजर्व होंगे तो प्लांट में पोलिनेशन इजीली हो जाएगा और प्लांट्स का सर्वाइवल भी इजी होगा। और तीसरा, एस्थेटिक प्लेजर भी हमें प्रोवाइड होगा। तीनों ब्रॉड यूटिलिटी के हैं। नैरो यूटिलिटी के जो आर्ग्यूमेंट्स हैं उनमें अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स ऑब्टेन करना, जैसे वुड, टिम्बर, फ्रूट्स, स्पाइसेस,
और 25% ऑफ द टोटल मेडिसिन, ये सब ऑब्टेन करना 25,000 अलग अलग प्लांट की स्पीसीज से। और बायो प्रोस्पेक्टिंग मतलब उन प्लांट स्पीसीज को एक्सप्लोर करना जिनसे कि हमें मेडिसिनल वैल्यू के केमिकल्स ऑब्टेन होते हैं। इथिकल आर्ग्यूमेंट में ये है कि हर स्पीसीज का अपना पोटेंशियल है रहने का, उसकी इकोसिस्टम में अपनी इम्पोर्टेंस है, तो हमें उसको डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए और कोशिश करें कि वो कंजर्व हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई वाई शुड वी कंजर्व बायोडायवर्सिटी। समझ में आ गया होगा आपको। अब हम आगे पढ़ते हैं कि हाउ डू वी कंजर्व बायोडायवर्सिटी। बायोडायवर्सिटी को हम कंजर्व करें कैसे, मेथड्स क्या हैं जिससे कि हम बायोडायवर्सिटी को कंजर्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए हाउ डू वी कंजर्व बायोडायवर्सिटी। ठीक है, फ्लो चार्ट बना देता हूँ, फिर मैं उसकी फॉर्म एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे हम बायोडायवर्सिटी को कंजर्व कर सकते हैं। देखिए मेथड्स ऑफ बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन। बायोडायवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए, बायोडायवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए, उसकी ओरिजिनल स्टेट में मेंटेन करने के लिए दो मेन मेथड्स अप्लाई किए जाते हैं। फर्स्ट है इन सिटू, ऑन साइट और इन विवो मेथड, और सेकेंड है एक्स सिटू, ऑफ साइट और इन विट्रो मेथड। ठीक है, क्या मेन डिफरेंस है? ऐसा बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन का मेथड जिसमें कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को उनके नेटिव या ओरिजिनल प्लेस पर ही कंजर्व कर दिया जाता है, उनको डिस्टर्ब नहीं किया जाता, एक से दूसरी जगह पर शिफ्ट नहीं किया जाता। जिस नेचुरल हैबिटेट में वो रह रही हैं उस हैबिटेट को ही कंजर्व कर दिया जाता है, मतलब ह्यूमन का जो इंटरफेरेंस है वहाँ पर रोक दिया जाता है बिल्कुल, जिससे कि वहाँ पर प्रेजेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने नेचुरल हैबिटेट में आराम से रह सके। ठीक है, तो ऐसा कंजर्वेशन मेथड जिसमें ऑर्गेनिज्म को उनके ओरिजिनल हैबिटेट, लोकल हैबिटेट या नेटिव प्लेस पर ही कंजर्व कर दिया जाए, उसको बोलते हैं इन सिटू, ऑन साइट और इन विवो मेथड्स ऑफ कंजर्वेशन, पहली बात। और दूसरा मेथड जिसमें एक्स सिटू, ऑफ साइट और इन विट्रो क्या होता है, जिसमें कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को उनके ओरिजिनल नेटिव प्लेस या हैबिटेट से उठाकर कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए और ह्यूमन मैनेजमेंट को उनको ह्यूमन मैनेजमेंट के अंदर उनको कंजर्व किया जाए। इस तरह के मेथड को हम एक्स सिटू मेथड ऑफ बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन बोलते हैं। ठीक है, इन सिटू एक्स सिटू समझ गए। अब इन सिटू में क्या है? बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट। सबसे पहले तो क्या होते हैं? द बायोडायवर्सिटी रिच रीजन्स आर कॉल्ड बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट। जहाँ पर बायोडायवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है उनको बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स बोलते हैं। पहले 25 में, अब 9 और ऐड होकर टोटल वर्ल्ड में 34 बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट हो गए। ठीक है, तो बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट बहुत अलग अलग टाइप की लिविंग ऑर्गेनिज्म स्पीसीज रिचनेस रखने वाले रीजन्स होते हैं, इसलिए उनको कंजर्व करने से बायोडायवर्सिटी भी कंजर्व होती है। और बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट बहुत सारे ऐसे भी जहाँ पर एंडेमिक स्पीसीज बहुत ज़्यादा है। मैंने बताया था एंडेमिक स्पीसीज वो होती हैं जो किसी एक पर्टिकुलर रीजन में ही होती हैं, बाकी कहीं भी होती नहीं, इसलिए वो स्पीसीज वहीं प्रेजेंट है, उसको अगर हम कंजर्व कर दें तो वो स्पीसीज लॉन्ग टाइम तक इस अर्थ पर सर्वाइव कर सके। समझे? इंडिया में जो 3 बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं वो है वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका 1, इंडो बर्मा 2 और हिमालय 3 हैं बायोडायवर्सिटी के हॉटस्पॉट, 3 आउट ऑफ 34। और 12 मेगा डायवर्सिटी रीजन्स में से इंडिया एक है, ये हमने पहले पढ़ा था। दूसरा है सेकंड ग्रुप।
सैकर्ड ग्रुप क्या होते हैं? ऐसे रीजन्स लोकल एरियाज में, लोकल स्टेट्स में जहाँ पर प्लांट्स को काटना अलाउड नहीं है और वहाँ पर प्लांट्स को वर्शिप किया जाता है, प्लांट्स की पूजा की जाती है और वहाँ काटना अलाउड नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है कि वहाँ पर जो प्लांट या एनिमल स्पीशीज प्रेजेंट होंगी उनका कंजर्वेशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ मारना या काटना किसी भी प्लांट या एनिमल को तो क्या पाप समझा जाता है। तो वहाँ स्पेशल रीजन्स अलग अलग स्टेट्स में ऐसे हैं जहाँ पर सैकर्ड ग्रुप हैं और सैकर्ड ग्रुप प्रेजेंट होने से बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन उन ऑर्गेनिजम्स की नेचुरल कंडीशन में ही हो गई, वहाँ से हम शिफ्ट नहीं कर रहे, वहीं पर उनको कंजर्व कर रहे हैं। ठीक है, तो सैकर्ड ग्रुप अलग अलग हैं, आपको टेबुलर फॉर्म में इनको लिखना है। सरगुजा, चंदा एंड बस्तर जो कि एमपी के अंदर है, मध्य प्रदेश में है, ये 3 सैकर्ड ग्रुप है, वहाँ पर स्पीशीज को प्रोटेक्ट और कंजर्व रखा जाता है। खासी जैंतिया हिल्स, खासी और जैंतिया हिल्स मेघालय में है। अरावली हिल्स आपको पता है राजस्थान में है। वेस्टर्न घाट कर्नाटका में है। ये सारे रीजन इस तरह के हैं कि वहाँ पर स्पीशीज को कंजर्व किया जाता है, वर्शिप किया जाता है, किसी को एनिमल को मारना या प्लांट को काटना अलाउड नहीं किया जाता है। ठीक है, और इन सभी सैकर्ड ग्रुप वाले जो रीजन है इनमें बहुत सारी ऐसी स्पीशीज है जो वहीं मिल रही हैं, बाकी हर जगह से गायब हो चुकी हैं। वहाँ इसलिए मिल रही हैं क्योंकि वहाँ पर मारना अलाउड नहीं है। अरावली हिल्स का एक केस आपने हिस्ट्री में अमृता देवी बिश्नोई का पढ़ा हुआ है, क्षेत्राली मूवमेंट, वो अरावली हिल्स के सैकर्ड ग्रुप में हुई थी, जहाँ पर वो प्लांट को, खेजड़ी के प्लांट को वर्शिप किया करते थे। वहाँ पर जो जोधपुर के किंग थे उनके सैनिकों ने वहाँ से वुड लेनी चाहिए तो लोगों ने लाइफ को सेक्रीफाइस किया था, तो वो अरावली हिल्स के सैकर्ड ग्रुप थे जहाँ पर ये घटना हुई थी। ठीक है, उसके बाद 2 हो गए बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट और सैकर्ड ग्रुप। तीसरा है बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया में 14 है, नेशनल पार्क 90 है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 448। इतनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इंडिया में हैं जिनमें कि ह्यूमंस के डिस्टर्बेंस को अलाउ नहीं किया जाता और ऑर्गेनिज्म को उनकी नेचुरल कंडीशंस में सर्वाइव करने, रिप्रोड्यूस करने, माइग्रेट करने के लिए अलाउ किया जाता है, जिससे कि वो स्पीशीज अपनी नेचुरल कंडीशंस में रह रही हैं और उनका एग्जिस्टेंस इस हद पर है वो कंजर्व हो पा रहे। ठीक है, तो ये अलग अलग है। सैकर्ड ग्रुप, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, 5 ऐसे एग्जाम्पल्स जिनमें इन सिटू कंजर्वेशन किया जाता है। ठीक है, अब आ जाते हैं एक्स सिटू कंजर्वेशन में। जूलॉजिकल पार्क, जहाँ पर एनिमल्स को वाइल्ड रीजन से हम अपनी केयर में लाते हैं, ह्यूमन केयर में लाते हैं और उनको उनकी नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक से दूसरे प्लेस पर शिफ्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि उनको जंगल में उनको खतरा था, उनको मारा जा सकता था, एक्सप्लॉइट किया जा सकता था, इसलिए हम अपनी केयर में उनको ले आए हैं। ऐसे रीजन्स को जहाँ पर उनको नेचुरल कंडीशंस प्रोवाइड करने की कोशिश की जाती है वो होते हैं जूलॉजिकल पार्क। दूसरा बोटनिकल गार्डन। बोटनिकल गार्डन में एंडेंजर्ड प्लांट की स्पीशीज को ग्रो किया जाता है। एंडेंजर्ड प्लांट स्पीशीज वो होती हैं जिनके सिर्फ कुछ सेलेक्टेड मेंबर्स ही इस अर्थ पर रह गए हैं। अगर उनको उनके नेचुरल हैबिटेट में ही कंजर्व करने की कोशिश करें तो कभी न कभी वो डिसअपियर हो सकती हैं एक्सप्लॉइटेशन के कारण, इसलिए उनको ह्यूमन मैनेजमेंट में ले आए हैं और वहाँ पर डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट को ग्रो करते हैं बोटनिकल गार्डन में और फिर उनका कंजर्वेशन करते हैं। ऐसे ही वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क भी बहुत सारे हैं जिनमें अलग अलग टाइप की स्पीशीज ऑफ एनिमल्स को लाकर ह्यूमन केयर में रखा जाता है। सीड बैंक, ऐसे बैंक्स होते हैं, बैंक मतलब ये सभी रिसर्च इंस्टीट्यूट में होते हैं जिनमें अलग अलग टाइप की स्पीशीज ऑफ प्लांट्स के सीड्स को रखा जाता है जो कि इस अर्थ पर बहुत कम है उनकी स्पीशीज के प्लांट, और उनको अलग अलग रीजन्स में ग्रो करने की कोशिश की जाती है ताकि उस प्लांट की स्पीशीज इस अर्थ से गायब ना हो। ठीक है, क्रायो प्रिजर्वेशन हमने पहले पढ़ा हुआ है। -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर लिक्विड नाइट्रोजन में किसी ऑर्गेनिज्म के गैमेट्स, पोलन ग्रेन या सीड्स को रखना ताकि वो स्पीशीज लॉन्ग टाइम तक इस अर्थ पर सर्वाइव करे, उसको क्रायो प्रिजर्वेशन बोलते हैं। और प्लांट टिश्यू कल्चर भी हमने पहले पढ़ा है जिसके अंदर हम
कोई एंडेंजर्ड प्लांट होगा तो उसके एक प्लांट पार्ट से बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ प्लांट लेबोरेटरी में तैयार कर लेंगे, इसलिए इसका नाम इन विट्रो है। ठीक है, तो ये दोनों मेथड्स हैं। किस चीज़ के मेथड्स हैं? ये मेथड्स हैं बायोडायवर्सिटी को कंजर्व करने के। ठीक है, सभी समझ गए होंगे। नोट्स में सेंड करूंगा तो इंडिविजुअल टॉपिक के बारे में भी इंफॉर्मेशन होंगी, वो नोट डाउन करें। बाकी आप समझें कि एक्स सीटू और इन सीटू में मेन डिफरेंस किस चीज़ का है और उनके अंडर कौन कौन से एग्जाम्पल्स भी आते हैं। समझे आप? तो ये हमारा टॉपिक हाउ डू वी कंजर्व बायोडायवर्सिटी कंप्लीट होता है। एक बार फिर से इसको ब्रीफ में देख लीजिए। मेथड्स ऑफ बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन आर ऑफ टू टाइप्स, इन सिटू और ऑन साइट और इन विवो मेथड। द मेथड्स इन विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंजर्व्ड by providing special care and protection in their natural habitat, while the ex situ or off-site or in vitro methods involve transfer of living organisms or their gametes or their DNA or their seeds to the laboratory conditions under human management to protect them. This is off-site कंजर्वेशन मेथड। इन सिटू में एग्जाम्पल बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट सबसे पहला था, जहाँ पर बहुत सारी स्पीसीज रहती हैं, जहाँ पर स्पीसीज डायवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है, वो होते हैं बायोडायवर्सिटी के हॉटस्पॉट। ठीक है, बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट जो टोटल अब 34 हो गए, उनमें से 3 इंडिया में हैं, वेस्टर्न घाट, श्रीलंका, इंडो बर्मा एंड हिमालय। उसके बाद सैकर्ड ग्रूव्स वो स्पेसिफिक रीजन होते हैं जिनमें कि लोकल स्पीसीज को प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है। सरगुजा, चंदा और बस्तर एमपी में, खासी जंटिया हिल्स मेघालय में, अरावली हिल्स राजस्थान में और वेस्टर्न घाट कर्नाटका में। बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया में 14 हैं, नेशनल पार्क इंडिया में 90 हैं और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज 448 हैं। ये सभी इन विवो यानी कि ऑन साइट कंजर्वेशन के मेथड्स हैं। एक्स सिटू में जूलॉजिकल पार्क जहाँ पर एनिमल्स को लाके प्रोटेक्ट किया जाता है, बॉटनिकल गार्ड्स जहाँ पर अलग अलग गार्डन्स में अलग अलग टाइप के प्लांट्स को, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क में भी एनिमल्स को, सीड बैंक में एंडेंजर्ड प्लांट स्पीसीज के सीड रखे जाते हैं। क्रायो प्रिजर्वेशन में सीड, डीएनए, जीन या गैमेट्स या पॉलन ग्रेन किसी को भी स्टोर किया जा सकता है। और प्लांट टिश्यू कल्चर में हम प्लांट के पार्ट से बहुत सारे प्लांट बनाते हैं ताकि वो स्पीसीज इस हद पर सर्वाइव कर सके। ठीक है, तो ये सभी हुए मेथड्स ऑफ बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन। उसके बाद अब हम चैप्टर के एंड में आ गए हैं। यहाँ पर 2 मेन समिट के बारे में डिस्कस करेंगे कि वर्ल्ड के जो ग्लोबली ये चैलेंज आया कि बायोडायवर्सिटी कंजर्व करनी है, तो कौन कौन से कंट्रीज ने कौन सा समिट किया और उसका क्या क्या पर्पज था। ठीक है, तो 2 समिट में यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा, उसके बारे में और आप ध्यान से समझें एक बार। देखिए 2 मेन समिट हैं, पहले मैं इसको लिख देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से समिट हैं। तो चैप्टर के एंड में हम आ गए हैं और यहाँ पर 2 कन्वेंशन की बात करेंगे, समिट की बात करेंगे कि किस तरह से बायोडायवर्सिटी लॉस को रिड्यूस या कम करने के लिए समिट हुए और उनका क्या पर्पज है। ठीक है, हिस्टोरिक कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डायवर्सिटी द अर्थ समिट हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो इन 1992। अर्थ समिट रियो डी जेनेरियो में हुआ 1992 में। इसका पर्पज क्या था?
फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी एंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ इट्स बेनिफिट्स। बायोडायवर्सिटी को कंजर्वेशन करना और इससे मिलने वाले बेनिफिट्स को सस्टेनेबल मैनर में यूज करना। ठीक है, तो बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन पहला पर्पज था और उससे जो प्रोडक्ट हैं, उससे जो हमें यूजफुल प्रोडक्ट मिले उनको सस्टेनेबली यूज करना, ये इसके पर्पज थे। दूसरा समिट वर्ल्ड समिट था जो कि 2002 में जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में हुआ। इसमें क्या हुआ, 190 कंट्रीज प्लेड देयर कमिटमेंट फॉर रिडक्शन इन करंट रेट ऑफ बायोडायवर्सिटी लॉस। करंट रेट यानी कि 2002 में 190 कंट्रीज ने आपस में मिलकर ये प्लेज किया था कि जो बायोडायवर्सिटी लॉस अभी चल रहा है उसको रिड्यूस करना है टिल 2010 तक। इस बायोडायवर्सिटी लॉस को हमें रिड्यूस करना है जो कि चल रहा है, क्योंकि इससे इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी खतरे में पड़ जाएगी। ओके, तो इस तरह से 2 समिट हुए हैं हिस्ट्री में बायोडायवर्सिटी और उसके कंजर्वेशन के। तो यहाँ पर ये चैप्टर बायोडायवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन कंप्लीट होता है। चैप्टर के अंदर कुछ डेटा है, कुछ समझने की चीज़ें हैं, कुछ लर्न करने की चीज़ें हैं। तीनों ही एस्पेक्ट में आपको चैप्टर कंप्लीट करना है, नोट्स कंप्लीट करने हैं। तो अगर सीबीएसई के सिलेबस मॉडिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम देखें तो आपका सिलेबस कंप्लीट होता है, क्योंकि मॉडिफाई होने के बाद सिलेबस में से 16 में से अप्रोक्सीमेटली 4 चैप्टर्स कंप्लीटली रिमूव किए जा चुके हैं। उन 4 चैप्टर्स में से मैं फिर से एक बार स्टडी करके कोई देख लूँगा, अगर एक आध कोई टॉपिक बचा होगा तो मैं इसके लिए अलग वीडियो बना दूंगा। अदरवाइज आपका बायोलॉजी का सिलेबस कंप्लीट होता है। इस सिलेबस को रिवीजन के लिए एक स्ट्रेटेजी बनाएंगे जिसके अंदर मैं यहीं पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा आपके लिए, और वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस होने के साथ साथ आपका फेयर नोटबुक में राइटिंग और लर्निंग वर्क भी रहेगा। ठीक है, ये आगे की प्लानिंग हम कैसे करते हैं वो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन यहाँ तक कि नोट सभी अच्छे से कंप्लीट कर लें। नियर फ्यूचर में जैसे ही स्कूल ओपन होगी सबसे मेन प्रायोरिटी होगी नोटबुक चेक करूँगा सभी की इंडिविजुअली। कोई भी चैप्टर, टॉपिक, लाइन, डायग्राम कुछ भी अगर बचता है तो ये आपका काम है अब उसको कंप्लीट करने का। और कोई चीज़ चल जाएगी, लर्निंग कम ज़्यादा होगी, अंडरस्टैंडिंग कम ज़्यादा होगी, हम समझ सकते हैं, लेकिन अगर नोटबुक किसी की कंप्लीट नहीं होगी तो ये उसके लिए बहुत ही हार्मफुल होने वाला है। तो आप बचे हुए टाइम को, जो अभी स्कूल खुलने में थोड़ा बहुत टाइम बचा है, उसको यूटिलाइज करें। ठीक है, इन चैप्टर्स को अच्छे से रिवाइज करें। अब हाफ ईयरली एग्ज़ाम भी आपका शुरू होने वाला है, तो उसके लिए हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे। प्रॉपर मैनर में सिलेबस कंप्लीट यहाँ पर होता है, इसके बाद रिवीजन हेडिंग डालकर हर एक चैप्टर के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। किस किस तरह के क्वेश्चंस बोर्ड में आए हैं, किस किस पैटर्न में आपको आंसर देना होगा, ताकि आपका मेथड ऑफ एक्सप्रेशन अच्छा हो, जिससे कि आप अच्छा स्कोर कर सकें बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो कोई भी अगर टॉपिक बचता है सिलेबस का तो मैं देख लूँगा और उससे रिलेटेड वीडियो बनाऊँगा, लेकिन अभी के लिए चैप्टर नंबर 15 के साथ आपका सिलेबस कंप्लीट होता है। तो आप एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लेना कि पूरे सिलेबस में से रिमूव चैप्टर जो पूरी तरह है, रिप्रोडक्शन जो पहला चैप्टर उसमें भी थोड़ा बहुत रिमूव हुआ है, लेकिन पूरी तरह चैप्टर नंबर 7 एवोल्यूशन का रिमूव हुआ है, चैप्टर नंबर 9 स्ट्रेटेजी फॉर इम्प्रूवमेंट, चैप्टर नंबर 14 इकोसिस्टम और चैप्टर नंबर 16 एनवायरमेंटल इश्यूज। ये चैप्टर है जो पूरी तरह से हटाए गए हैं।
ठीक है। बाकी के चैप्टर, इन 4 चैप्टर्स को छोड़कर बाकी सभी चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। एक टाइमली सिलेबस कंप्लीट हुआ है तो आप बहुत अच्छा इसमें स्कोर करने के लिए रिवीजन की जो स्ट्रेटेजी मैं बनाऊंगा उसको फॉलो करेंगे और आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, जिससे कि आपका रिजल्ट इंप्रूव होगा। ठीक है, तो यहाँ के नोट्स कंप्लीट करें, आगे की प्लानिंग आगे डिस्कस करेंगे। तो रिटर्न वर्क और नोटबुक सबकी कंप्लीट होनी चाहिए। ओके, थैंक यू।